नमस्कार दोस्तों। भारतीय काव्यशास्त्रीय परंपरा के अंतर्गत वक्रोक्ति संप्रदाय की चर्चा इस वीडियो का उद्देश्य है। देखिए, वक्रोक्ति संप्रदाय या वक्रोक्ति सिद्धांत के प्रवर्तन का श्रेय 11वीं शताब्दी के कुंदक को जाता है। यद्यपि इसके पूर्व अलंकार, रीति, ध्वनि ये प्रमुख काव्य तत्व सम्यक रूप से प्रतिष्ठित हो चुके थे, पर कुंदक ने वक्रोक्ति को ही काव्य का जीवन माना है। वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा मानकर चलने वाला संप्रदाय ही वक्रोक्ति संप्रदाय है। भामह ने समस्त अलंकारों के मूल में वक्रोक्ति को माना था और साथ ही साथ उसे अतिशयोक्ति का पर्याय भी घोषित किया था। अतिशयोक्ति को सभी अलंकारों की जननी के रूप में ही उन्होंने देखा था। दूसरे शब्दों में भामह की दृष्टि में अतिशयोक्ति एवं वक्रोक्ति एक ही चीज़ है, जो किसी भी अलंकार के मूल में रहती है। और वक्रोक्ति के बारे में दंडी ने क्या कहा था? देखिए, दंडी ने भी अलंकारों के मूलाधार के रूप में वक्रोक्ति को स्वीकार किया है, किंतु वामनाचार्य ने वक्रोक्ति के इस व्यापक महत्व को कम करके उसे एक सामान्य अर्धालंकार ही करार कर दिया। आचार्य रुद्रट ने और भी विरोध किया था। उनकी दृष्टि में वक्रोक्ति केवल एक शब्दालंकार मात्र है, परंतु बाद में ध्वन्यालोककार आनंदवर्धन ने भामह के कथन का उद्धरण करके काव्य के लिए एक आवश्यक तत्व के रूप में वक्रोक्ति को मान लिया। जैसा कि मैंने ऊपर आचार्यों का जिक्र किया था, ऐसे ही काव्यशास्त्र की परंपरा में वक्रोक्ति की चर्चा बहुतों ने की है, किंतु वक्रोक्ति को सर्वप्रमुखता देने वाले एक काव्य संप्रदाय के रूप में उसका विकास करने वाले वस्तुतः आचार्य कुंदक ही हैं। उन्होंने पहली बार यह बताया कि शब्द और अर्थ दोनों काव्य के शरीर रूप हैं तथा विदग्धतापूर्ण कथन रूपी वक्रोक्ति ही उन दोनों की आत्मा होती है, जिसकी छटा, जिसकी शोभा पूरे काव्य शरीर माने शब्द और अर्थ, शब्द अर्थों सहितो काव्य, तो पूरे काव्य शरीर में व्याप्त और अभिन्न रहती है। कुंदक ने वैदग्ध्य भंगी भणिति यानी विदग्धतापूर्ण भंगिमा या ढेढ़ेपन से युक्त अर्थात वैचित्र्यपूर्ण कथन को ही वक्रोक्ति माना है। स्पष्ट है, शब्द और अर्थ दोनों में कुंदक वक्रोक्ति का अंतर्भाव मानते हैं। अतः उनकी दृष्टि में वक्रोक्ति से मतलब केवल वक्रोक्ति अर्थात किसी बात को सीधे ढंग से कहने के स्थान पर वक्र ढंग से कहना मात्र नहीं है। कुंदक ने उसे कवि व्यापार या कवि कौशल के रूप में ही स्वीकार किया है। वे एक ओर तो वक्रोक्ति को काव्य का प्राण मानते हैं और दूसरी ओर कवि कौशल को भी स्वीकार करते हैं। अतः कुंदक की वक्रोक्ति अत्यंत व्यापक तात्पर्य रखती है। और अन्य काव्य सिद्धांत एवं वक्रोक्ति से क्या संबंध है? देखिए, कुंदक से पहले या कुंदक से पूर्व अलंकारों को काव्य का सर्वस्व तथा रीति और ध्वनि को काव्य की आत्मा स्वीकृत किया जा चुका था। भरत और आनंदवर्धन द्वारा रस का स्वरूप अधिकांशतः व्यवस्थित हो चुका था। कुंदक इन चारों तत्वों से पूर्णतया परिचित भी हो चुके थे, इसलिए उन्होंने इनका विवेचन वक्रोक्ति सिद्धांत के अंतर्गत प्रकारांतर से किया।
कुंदक के मद में काव्य में तो सैकड़ों अलंकार होते हैं, परंतु जैसी वैचित्र्य सिद्धि वक्रोक्ति द्वारा ही होती है। आनंदवर्धन ने ध्वनि के लक्षण में महाकवि शब्द का प्रयोग तो किया था, लेकिन कुंदक ने इसे कवि कर्म कौशल अथवा वक्र कवि व्यापार पर आधारित माना है। शब्दार्थो सहितो वक्र कवि व्यापारशालिनी बंधे व्यवस्थितौ काव्यम तद्विदाह्लादकारिणी। कवि के वक्र व्यापार से युक्त व्यवस्थित रूप से नियोजित शब्द और अर्थ का सम्मिलित रूप ही काव्य है, जो महान कवियों को आह्लादित करने वाला है। और आगे हम वक्रोक्ति के भेद को देखेंगे। कुंदक सम्मत वक्रोक्ति के मुख्यतः 6 भेद हैं। वर्ण विन्यास वक्रता, पद पूर्वार्थ वक्रता, पद परार्थ वक्रता, वाक्य वक्रता, प्रकरण वक्रता और प्रबंध वक्रता। वर्णों के विन्यास पर आधारित वक्रता वर्ण विन्यास वक्रता है। सभी शब्दालंकारों, विशेषतः अनुप्रास, यमक इत्यादि अलंकारों का चमत्कार रस में अंतर्भूत है। पद के पूर्वार्थ पर आधारित काव्य वक्रता या चमत्कार अथवा सौंदर्य पद पूर्वार्थ वक्रता है, जो रूढ़ि, पर्याय, वैचित्र्य आदि पर आधारित हैं। इसे प्रकृति वक्रता भी कहते हैं। और तीसरा है पद परार्थ वक्रता। पदों के परार्थ अर्थात प्रत्येक के वैचित्र्य से जन्य वक्रता पद परार्थ वक्रता है, जो काल, कारक, संख्या, प्रत्यय आदि से उत्पन्न है। और चौथा है वाक्य वक्रता। वाक्य के जितने प्रकार के प्रयोग हो सकते हैं, उतने प्रकार की वाक्य वक्रोक्ति भी संभव है। प्रमुख रूप से अर्धालंकारों को वाक्य वक्रता कहते हैं। और पांचवा है प्रकरण वक्रता। प्रबंध के अंतर्गत प्रकरण की चारुता प्रकरण वक्रता है। विभिन्न प्रकरणों के सहयोग से ही प्रबंध को सौष्ठव मिलता है। औचित्य यानी लालित्यपूर्ण और सरस प्रसंगों से प्रबंध में सौष्ठव प्रदान किया जाता है। अर्थात प्रबंध काव्य का एक अंश अर्थात कथा के प्रसंग की वक्रता प्रकरण वक्रता है। और अंतिम वक्रता है प्रबंध वक्रता। सौंदर्य बोध को सबसे अधिक व्यापक दृष्टि प्रबंध वक्रता में है। कुशल कवि कथा के नीरस अंशों को छोड़कर केवल सरस अंशों की अभिव्यक्ति करता है। आधार कथा को हृदयहारी बनाने के उद्देश्य से उसके मूल रस के स्थान पर किसी अन्य रस का समावेश करना। उदाहरण के लिए शांत रस प्रधान रामायण पर आधारित उत्तर रामचरित को करुण रस प्रधान मानना, रामचंद्रिका को वीर रस प्रधान और साकेत को श्रृंगार रस प्रधान मानना, ऐसे काव्य के रूप में प्रस्तुत करना प्रबंधात्मकता के लिए उदाहरण है। और आगे हम वक्रोक्तिवाद और जो अभिव्यंजनावाद, क्रोचे का अभिव्यंजनावाद है, दोनों में
क्या कोई समानता है या वैजात्य है, यह ज़रूर देखना चाहिए। क्रोचे का अभिव्यंजनावाद एक प्रकार का वक्रोक्तिवाद हो सकता है, परंतु यह बिल्कुल वक्रोक्तिवाद से भिन्नता रखती है। कुंदक की वक्रोक्ति वह व्यापक काव्य भावना है जिसके भीतर रस, ध्वनि आदि सब कुछ समाविष्ट है। लेकिन अभिव्यंजनावाद स्थूल रूप से चमत्कारवाद है और न तो उसमें रस के लिए जगह है और न अलंकार के लिए। वह तो कला के नैतिक आधार में विश्वास भी नहीं करता। अभिव्यंजनावाद का संबंध स्वयं प्रकाश्य ज्ञान से है और वह भौतिक नहीं होती, मानसिक होती है। वक्रोक्ति का संबंध मात्र काव्य कला से है, अन्य कलाओं से इसका कुछ भी लेन देन नहीं है। और वक्रोक्तिवाद का संबंध उक्ति की वक्रता से है, लेकिन अभिव्यंजनावाद का संबंध केवल उक्ति से है। कुंदक ने काव्य में कवि व्यापार को विशेष महत्व देकर भाव, अलंकार, कल्पना इत्यादि को वक्रोक्ति में समाहित भी किया है। अरस्तु, लोंजिनस, क्रोचे आदि यद्यपि वक्रोक्ति को किसी न किसी रूप में मानते हैं, तो भी कुंदक का वक्रोक्तिवाद क्रोचे के अभिव्यंजनावाद से निकटतम संबंध भी नहीं रखता और वह वक्रोक्तिवाद का पश्चिमी भी नहीं है। वक्रोक्तिवाद के बारे में यदि निष्कर्षतः यह बताना पड़ता है, वक्रोक्ति सिद्धांत का आगे चलकर अनुकरण नहीं हुआ। इसका मुख्य कारण कुंदक का सामान्यवादी दृष्टिकोण हो सकता है। दूसरा कारण यह था कि ध्वनि जैसे आंतरिक सिद्धांत की तुलना में अन्य कोई भी सिद्धांत पनप नहीं सका। विश्वनाथ जैसे आलोचकों ने कुंदक सम्मत वक्रोक्ति काव्य जीवितम का खंडन करके सिद्ध किया कि वक्रोक्ति तो केवल एक अलंकार है, जैसे कुंदक ने स्वयं वक्रोक्ति का निरूपण किया है। वक्रोक्ति सिद्धांत काव्य के अंदर चमत्कार उत्पन्न कराता है। इसमें काव्य शैली, गुण, रीति, अलंकार, प्रबंध संगठन, ध्वनि, रस, औचित्य आदि काव्य संबंधी समस्त सिद्धांतों का इसमें समावेश होता है। वक्रोक्त सिद्धांत साहित्य से संबंध रखता है, अतः उसमें कवियों और लेखकों के मुक्त विवरण के लिए बहुत अधिक स्थान है और कवि एवं लेखक का कौशल ही इसमें मुख्य है। अतः हर काल में साहित्य में इसकी उपादेयता तो है, लेकिन वक्रोक्ति के भेदोपभेदों का वर्गीकरण जटिल एवं अस्पष्ट होने के कारण इसे लोकप्रियता नहीं मिली। यदि हम हिंदी काव्यशास्त्र में वक्रोक्ति का कोई मतलब है, इस पर भी ध्यान देंगे। हिंदी काव्यशास्त्र में सिद्धांत रूप में वक्रोक्ति की चर्चा कम ही मिलती है। आधुनिक काल से पूर्व तो लगभग ना के बराबर ही थी। केशवदास ने वक्रोक्ति को वक्रीकृता उक्ति रूप शब्दालंकार न मानकर विदग्ध युक्ति रूप अलंकार माना है
अन्य परवर्ती आचार्यों ने इसे शब्दालंकार के रूप में स्वीकार किया है। जसवंत सिंह तथा भूषण ने इसे अर्थालंकार माना। भिखारी दास ने श्लेष अलंकार का एक भेद माना है। इस प्रकार ये सभी आचार्य अलंकार के रूप में ही वक्रोक्ति को ग्रहण करते रहे। आधुनिक काल में पद्म सिंह शर्मा, जगन्नाथ दास रत्नाकर तथा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जैसे काव्य मर्मज्ञों ने वक्रोक्ति को मान्यता दी है। छायावाद में वक्रोक्ति को व्यावहारिक स्वीकृति मिली। इस युग में वक्रोक्ति के प्रयोग के साथ साथ कतिपय आचार्यों जैसे लक्ष्मी नारायण सुधांशु, बाबू गुलाब रॉय एवं बाद में डॉक्टर नागेंद्र जी ने भी वक्रोक्ति का व्यवस्थित विवेचन प्रस्तुत किया है। और आगे वक्रोक्ति एक केवल मात्र एक अलंकार ही रहा, एक सिद्धांत के रूप में पनपना हो सका। धन्यवाद।